अच्छा डॉक्टर कुरत, इसमें मैंने ना आपसे एक और बात पूछनी थी। जैसे आपने हेलो, लगता है शायद मेरी कोई आवाज़ का भी मतलब कोई हाँ सिग्नल जी। वगैरह का मसला हो रहा है। जी जी। अच्छा, मैंने ना आपसे एक बात और पूछनी थी। अच्छा, जैसे अब हमने पहले 1v1 इसमें किया सस्पिशन, और के लिम्फ नोड्स हैं, तो इसमें हम स्टेजिंग लेप्रोटमी बोल सकते हैं, क्योंकि वैसे तो कहते हैं ना कि सर्वाइकल जो सीए होता है, हम्म। इसकी जो हम स्टेज हैं वो मतलब क्लिनिक। क्लिनिकोपैथोलॉजिकल होती है, बिल्कुल। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसमें हो रहा था कि हाँ, हम इसमें कह सकते हैं कि स्टेजिंग लेप्रोटमी, इस पे देखिए हम एग्जामिनर वो तो नहीं करेंगे तो अब करेगा कि। स्टेजिंग लेप्रोटमी वर्ड नहीं बोलेंगे, बोलेंगे लेप्रोटमी। और उसके अंदर हम उसको ये ऑफर दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यंग जी पेशेंट है और उसमें जा रही है, तो आप इसमें बिल्कुल ऑफर कर सकते हैं उसको, ठीक है। जी अच्छा, ठीक मैं है। अब आपके साथ शेयर में हम जाते हैं। अच्छा, पहले आप हिस्ट्री पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें। हिस्ट्री से रिलेटेड किसी का कोई क्वेरी है तो वो पूछें। हिस्ट्री और एग्जामिनेशन में आई थिंक आप लोगों की हिस्ट्रीज काफी बेहतर होगी। सर्वाइकल सीए की पूरा टेम्पलेट है, वो मैंने शेयर किया हुआ है। वो आप लोगों ने ऑलमोस्ट देख लिया होगा। देख लिया। जी डॉक्टर कुरत। बस वो मैडम, इम्पोर्टेंट है। आपने जैसे इसमें बताया कि जब पेशेंट की लेप्रोटमी हो गई और उसकी हिस्टेक्टमी हो गई और लिम्फोडेनेक्टमी भी हो गई, तो फिर उसकी स्टेजिंग चेंज हो गई, वो 1b1 से 1b3 हो गई। तो हमें तो नहीं पता ना ये बात, तो ये तो हम लेप्रोटमी करें और हिस्टेक्टमी करें, तो फिर मतलब हम डबल स्टेजिंग बताएंगे अपने वाइवा में। जैसे एक एक स्टेजिंग हुई, उसमें हमने नहीं वन बी नहीं, वन इसके किया। अंदर इसके अंदर देखे ना। इसके अंदर वो तो जब करी थी उन्होंने एमआरआई के ऊपर डिसाइड करना है कि जी इसकी क्लिनिकोपैथोलॉजिकल है। इसकी जो स्टेजिंग होती है ना सर्विक्स की, वो क्लिनिकोपैथोलॉजिकल होती है। वो हमें बायोप्सी पे यूजली पता लग जाती है, ठीक है। इसकी जो स्टेजिंग होती है उसमें हमें एमआरआई के ऊपर मतलब निम्फ नोड्स वो मिल रहे हमारी हैं। मैनेजमेंट पे यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी ना, कि लाइक हमने लेप्रोटमी कर दी, 3C हो रेक्टमी गई कर है दी, ना इसकी, लिम्फोडेनेक्टमी। अगर लिम्फ नोड्स आपके आ रहे हैं ना। देखिए आप 3C के अंदर देखें कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेल्विक और पैरायोटिक लिम्फ नोड इररिस्पेक्टिव ऑफ द ट्यूमर साइज एंड एक्सटेंट। जब आपके नोड्स आ गए हैं ना सन इसके अंदर, और वो एमआरआई के ऊपर आपको और क्लियर आ गए हैं कि वो सस्पिशियस लिम्फ नोड्स हैं, एनलार्ज हैं, तो फिर आप उसको 3C में डाल देंगे। और फिर उसके अंदर तो होती है कंकरंट कीमोथेरेपी, कीमो रेडियोथेरेपी, ठीक है, 3C की। तो कीमो डायरेक्ट कीमो 1b3 के बाद तो कीमो रेडिएशन स्टार्ट हो जाती है ना। हाँ, लेकिन कुछ अब आप अगर नीचे देखेंगे, मैं स्टेजिंग पे जाते इसकी ट्रीटमेंट पे जाती हूँ 3C के, ठीक है। 2B हाँ मैडम, 4B कीमो से बता आगे दें, कीमो आपकी कौन। CCRT कंसीडर द स्टैंडर्ड। लेकिन समटाइम्स हम लोग उसको उसमें ये ऑफर दे सकते हैं कि हम उसकी हिस्टेक्टमी कर दें, ठीक है। ताकि जो आपकी जब मैस खत्म हो जाता है ना, मैस, तो फिर आपकी जो रेडियोथेरेपी की और इसकी अम, सेंसिटिविटी मैडम। इसकी कीमोथेरेपी की डोज कम हो जाती है। क्योंकि जगह नहीं ना होती, ट्यूमर इतना ज्यादा नहीं होता। लेकिन यूजली जब लिम्फ नोड तक चला जाता है ना, फिर हमारे लिए सर्जरी करना इतना आसान नहीं रहता। सर्जरी जो होती है वो हमारी 1B2 तक ज्यादा बेहतर रहती है, या 2A1 तक, ठीक है। मैडम एक क्वेश्चन है। जी। तो मैडम, जब हमने एमआरआई करवाया, चूंकि उस पे यूट्रस की और पैरामीट्रियम की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इसलिए हमने पहले उसकी सर्जरी की। वरना हम अगर उसकी भी इन्वॉल्वमेंट होती तो फिर हम इसको लेबल कर देते बिफोर दैट हमने के, हाँ जी हमने ये जब इसकी सर्जरी प्लान की थी, हमें लिम्फ नोड सस्पिशियस नहीं लगे, ठीक है। एमआरआई के ऊपर सस्पिशियस नहीं लगे, तो हमने उसको 1B1 पे रखते हुए हमने उसकी सर्जरी ऑफर की, और साथ में हमने उसकी लिम्फ नोड डायसेक्शन कर ली। लेकिन अगर हमें माइक्रोस्कोपिकली भी लिम्फ नोड के अंदर पता चल गया कि जी वो मलिग्नेंट है,
तो फिर हमारी स्टेज चेंज होके 3C में चली गई। हमें एमआरआई पे ठीक है। तो सस्पिशियस नहीं लगे, तो हमने उसको 1B1 में रखते हुए सर्जरी ऑफर कर दी। ये ऐसे ही इस केस के अंदर एक्चुअली हुआ यूं ही था। ओके ठीक मैडम। है, लेकिन और फिर फिर इसको मैडम बाद में अगर हमने हम एमआरआई एमआरआई ईओएस रेडियोथेरेपी के लिए भेज करा दिया था। सकते ठीक हो गया मैडम। हैं मैडम, ईओएस से पहले एमआरआई की इंडिकेशन है? अगर सिंपल जी ग्रोथ जी, की ईओए जैसे करानी है तो टीवी एमआरआई। इसके अंदर मैंने कहा दोनों स्टेजेस पे हो सकती है। आप क्योंकि उन्होंने इस केस के अंदर टीवीएस में उन्होंने थोड़े से पेल्विक लिम्फ नोड एनलार्ज दे दी है। ठीक है, ऐसे ही मैडम हुआ था ना। टीवीएस में यूज है ना, टीवीएस में यूजुअली पेल्विक लिम्फ नोड्स ना आते नहीं है, ये पता नहीं कौन है जिन्होंने दे दी है। बार उन्होंने कुछ सस्पिशियस नोड हमें दिए हुए थे। इसका टीवीएस नहीं था, वो एब्डोमिनल स्कैन था बेसिकली। टीवीएस नहीं था। एब्डोमिनल ही होगा वो, हाँ, टीवीएस में नहीं एब्डोमिनल आते। ही किया था। इसमें इन्होंने टीवीएस नहीं किया टीवीएस था। में तो टीवीएस में तो सर्विक्स से आगे जा ही नहीं सकते आप, प्रोब जाते ही हाँ, नहीं है उससे आगे। लेकिन इसका एब्डोमिनल स्कैन था, उसके ऊपर लिम्फ नोड थे, टीवीएस पे नहीं आते। ठीक है, और इसमें आप मांगे भी एब्डोमिनो पेल्विक स्कैन। ठीक है, क्योंकि नीचे से वो ब्लीड टू बिल्कुल टच पूरा कर रही है, सही है तो मैडम। इसलिए उसका ठीक टीवीएस है। ना मांगे, आप एब्डोमिनो पेल्विक स्कैन मांगे। ठीक है, और इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एब्डोमिनल स्कैन मांगने की एक और इंपॉर्टेंस ये भी, आपने किडनी भी देखनी है। जी। ठीक है, लेकिन इसके अंदर किडनी की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इसके अंदर सिर्फ लिम्फ जी। नोड ही आ रहे थे, किडनी भी इसकी ठीक थी। तो इसको बेसिकली इसको किया गया था 1B1 करके। लेकिन ये बाद में फिर जो लिम्फ नोड आए उसमें माइक्रोस्कोपिकली एटिपिकल सेल्स मिल रहे थे, तो उसकी बेस पे फिर इसको इन्होंने 3C लेबल किया था। ये हमने वहां पे जो केस देखा था, ये वो केस है, मैंने खुद नहीं किया हुआ ये। ये बस बायोप्सी थोड़ा की। सा अनरियल था ना कि इसमें लिम्फ नोड्स थे लेकिन बाकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। तो हाँ, इसी तरह बाकी ही कुछ भी मतलब। इन्वॉल्व नहीं था। तो इन्होंने हम्म। ये बाद में हमने देखा था, इसका फॉलो अप किया था। तो फिर ये ओपीडी में जब नीचे उधर गंगाराम में आई थी, ये वहां पे मैंने केस देखा था। तो उसमें फिर उसके लिम्फ नोड्स में मलिग्नेंसी आ रही थी। तो हम्म। फिर उसको बाद में हुआ था, लेकिन हमें फिर यही उस वक्त लगा कि जब एमआरआई पे लिम्फ नोड्स आ रहे थे, तो इनको उसी वक्त इसको 3C लेबल करना चाहिए था। ठीक है। वैसे तो मैम इसमें इसी तरह ही करते हैं ना, जो वो होता है हाँ, हमने सर्विक्स यूं वाली ही जो चलना है। अगर आपका एग्जाम में इस जी। तरह का कोई केस फिर उन्होंने सर्जरी भी रखा नहीं हो, करनी थी। फिर सर्जरी फिर ऑफर हम नहीं ना देनी, उसमें सर्जरी सर्जरी ऑफर नहीं नहीं करते ना देनी। 2A के बाद। सर्जरी 2A। हाँ, फिर सर्जरी तो नहीं करनी थी, कीमो रेडियो। हाँ, यही तो उस वक्त हम भी वहां पे डिस्कशन कर रहे थे कि हम्म। इसको पहले ही 3C करके तो CCRT में रेफर कर देते, लेकिन उन्होंने इसको एक्चुअली मैं भी वन थोड़ा बी सा जब बताते वक्त इस पे हो रही थी कि इसमें अगर हम लिम्फ नोड को कर हाँ, ले तो फिर हम। इसीलिए मैंने आपको पहले कहा कि जी लिम्फ नोड थे, तो इसकी सर्जरी नहीं करनी, इसको CCRT। लिम्फ नोड आ गए हैं ना सस्पिशन, तो 3C में डाल दो इसको। ठीक है, जी। फिर तो आप वो इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका साइज, उसकी पैरामीट्रियम की इन्वॉल्वमेंट, उसकी इन्वेजन, वो मैटर ही नहीं करती फिर। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट ऑफर करें CCRT, और फिर आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को डालें। और उसमें आप रेडियोथेरेपिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, ये सब आपके मैम इसमें वो भी कर सकते हैं ना, जब पेट स्कैन करते हैं शायद उसमें शायद पेट लिम्फ नोड स्कैन ज्यादा अच्छे। रिकरेंस के लिए होता है। अच्छा। पेट नहीं स्कैन्स नहीं, आपके लिम्फ नोड आपके डायग्नोसिस के लिए नहीं होते, वो ठीक है। रिकरेंस को नहीं देखने के वैसे लिए मैं पूछ पेट रही थी कि होते हैं। अगर लिम्फ नोड का जैसे इसमें आ रहा है तो पेट लिम्फ आपको इसमें पता है कहते हैं ना कितने लिम्फ का नोड्स होता आप है? अच्छे। पेट स्कैन कितने का उसमें होता है? मतलब होता तो एक्सपेंसिव है, लेकिन वैसे मैं एक मतलब पूछ रही हूँ कि जैसे उसमें कहते हैं ना कि लिम्फ नोड्स का ज्यादा अच्छा पता चल जाता है। वो रिकरेंस में देखना है, डायग्नोसिस के लिए एमआरआई में बहुत अच्छा पता चल जाएगा आपको। ठीक है। पेट स्कैन रिकरेंट में जब फॉलो अप में करना है ना, सर्वाइकल सीए का जब आपने फॉलो अप करना है, तो 3 मंथली पेट स्कैन ही होना है। जी जी, उसमें तो फिर हम पेट स्कैन ही करते हैं उसमें तो फॉलो फिर अप जब में लिम्फ क्योंकि। नोड आया हुआ है, तो फिर पेट ही होने हैं उसमें तो। और पेट जो होता है वो 1.5 लाख का होता है, 1.5 से 1.25 2 लाख का होता है।
मैडम डॉक्टर नाहिद बता रही थी कि वो नहीं करते, हम लोग एमआरआई पे ही जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा एमआरआई नहीं, पेट लिम्फोग्राफी करते हैं। पेट स्कैन्स जो होते हैं ना, पेट, ये रिकरेंस में होते हैं, रिकरेंट केसेस में कर रहे होते हैं, आपने फर्स्ट टाइम में नहीं करना पेट। फर्स्ट टाइम में आपने एमआरआईज ही करने हैं, ये लिम्फोग्राफी भी हो मैडम रही होती है। पेट स्कैन जो है वो सीए वल्वा में तो फर्स्ट लाइन में ही करते हैं ना, सीए वल्वा में। नहीं, सीए वल्वा में भी एमआरआई में सारा कुछ पता लग। पेट स्कैन बेसिकली वल्वा की होता भी ही तो हम होता ही रिकरेंस को देखने के क्लिनिक, लिए है। उसकी भी तो हिस्टोपैथोलॉजिकली स्टेजिंग हो जाती है ना, क्लिनिकल और वो हम अभी हिस्टोपैथोलॉजिकल। वल्वा पढ़ेंगे ना, वो भी हिस्टोपैथोलॉजिकली होती है। उसका भी जी एमआरआई में जी सारा, एमआरआई आपको कंट्रास्ट एमआरआई सब कुछ बता रहा होता है। जी जी। एमआरआई विद लिम्फोग्राफी जब आईवी हो रही होती है तब उसमें भी सारा कुछ आ जाता है। एमआरआई एंजियोग्राफी के थ्रू हो रहा था, आप वेन वेन में कंट्रास्ट डाल के तो एमआरआई हो रहा होता है, सब कुछ पता लग जाता है। पेट को आप सिर्फ रिकरेंस में रखें। जी। हम्म। ठीक है। डॉक्टर खुरात मुझे भी सीए का केस दें ताकि मेरी थोड़ी हिस्ट्री बेहतर हो सीए की। ठीक है, मंडे को आप कर लें। अब आपके ये थ्री, कल मैं डॉक्टर उनसे कहूंगी आपसे दोबारा कोई सा भी केस कर लें, एंडोमेट्रियल कर लें या सीए कर लें, जो आप कहें, डॉक्टर कमल आपसे वो डिस्कस कर लेंगी। ठीक है तो मैडम। अभी आप इसमें कर लें। मंडे से हम शुरू करेंगे ओवेरियन। ठीक है। ठीक है मैडम। मैडम मैं ओवेरियन, मंडे के लिए ओवेरियन प्रिपेयर करके रखती हूँ, मैं थोड़ा सा पढ़ के रखती हूँ, मैं मंडे को इंशाल्लाह ओवेरियन करूंगी। मैं बता दूंगी ना मंडे को हमने कौन इसमें बहुत सारे हैं, एक एपिथीलियल है, फिर नॉन एपिथीलियल है, फिर बॉर्डर लाइन है। ठीक है। 3 दिन मंडे ट्यूसडे वेंसडे ये हो जाएंगे, और फिर आपका थर्सडे हम बिनाइन पे चले जाएंगे। ठीक है। जी मैम, ओवेरियन वाला थोड़ा लंबा है, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा ही कर लेंगे, क्योंकि उसके साथ ही सिस्ट भी हम साथ ही कर लेंगे, क्योंकि उसके तो हाँ, वो सिस्ट सारी भी पूरा वीक है ना, मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, पूरे 7 डेज जी है। डेली का एक आप पढ़ लें, डेली का एक करेंगे हो जाएगा। जी, क्योंकि उसकी वो वो सारी हमने चीज़ें इकट्ठी सर्वाइकल कर। विद प्रेगनेंसी करना था। हम्म। वो सैटरडे सर्वाइकल को। कैंसर विद प्रेगनेंसी भी करना था ना, हाँ, वो वो आप बस सैटरडे को उसको करना। पढ़ना है ना, वो 3 दिन आपको दिए हैं, वो उसका आपको, आप उस वो जो हम्म। सर्वाइकल सीए विद प्रेगनेंसी है ना, उसका आपको स्ट्रक्चर डिस्कशन आएगी। जी जी। वो एज अ शॉर्ट केस नहीं आएगा, वो मैं आपको टास्क दे दूंगी, आप वो टास्क परफॉर्म कर लीजिएगा। ठीक है, सैटरडे को। जी मैम फिर कल जी डॉक्टर ठीक है। कमल के साथ सर्वाइकल ही करवा देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम उनके साथ हमने एंडोमेट्रियल किया था ना, तो तो आज बस दफा ठीक है, सर्वाइकल। बस ठीक है। उनको मैं कह देती हूँ आपसे सर्वाइकल सीए का केस ले लें। जी ठीक तो है। आपका अच्छा सर्वाइकल आसिया आप प्रेजेंट कर देना कल डॉक्टर कमल को। जी मैडम मैं कल भी कर दूंगी, और मैं अगर मंडे को अलाउ करेंगी तो मंडे हाँ, को मंडे ओवेरियन को भी कर कर लो, दूंगी। मंडे को आसिया कर ले, ट्यूसडे को अरूज कर ले, फिर हादिया कर ले। मैंने ठीक बहुत दिन हो गए नहीं किया, मुझे तो लगता है मैंने मेरे में हिम्मत ही नहीं हो रही है ओंकोलॉजी का कोई केस खुद से प्रेजेंट आप करने की। करें, आप बॉर्डर लाइन करें मेरे साथ। ठीक है मैडम, इंशाल्लाह ठीक है। करती हूँ। तो मैडम ये हादिया हम्म। ऐसे ही बोलती हैं, हादिया की माशाल्लाह से प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो गई। हाँ, डॉक्टर राशिद लतीफ जैसे जो हैं उनके आगे तो मेरी आवाज भी नहीं निकलती है, एकदम से डर, मुझे पता नहीं क्यों उनका डर बैठ गया। और ये हादिया माशाल्लाह उनकी क्लास में इतना फटफट 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 बोल रही होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। मुझे तो ऑन्कोलॉजी नहीं आती, मैं सच में मा, बता रही हूँ मा, आप सबको। हाँ, चले ना, माशाल्लाह बोलती आपको हैं पर मेरे। ऑन्कोलॉजी सिखाते हैं ना, आप बॉर्डर लाइन ओवेरियन ट्यूमर मेरे साथ करेंगी, फिर पता चलेगा। ठीक है। मैंने कोई भी चीज़ को प्रिसीजन नहीं किया। 2 हफ्ते हो गए मैंने कोई प्रिसीजन नहीं किया। जी जी, कौन बोल रही है? फातिमा की फातिमा। आवाज नहीं आ रही। फातिमा हाँ। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं है तो मैडम, मैं कुछ ठीक हूँ। हाँ, मैडम फातिमा अब आ रही लिख, है आवाज? अच्छा लिख लो ना, अब मैं लिख देती हूँ ना कि देखो मंडे को आसी है, बुध को सन है, वो सॉरी मंगल को सन है, बुध को जो जी है मैडम। वो हादी है, और थर्सडे को फातिमा है। चलें ठीक, थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया मैडम। ठीक है ना? तो जी मैडम, बहुत शुक्रिया मैडम। वो हो जाए, चारों होगी तुम लोग।
और जी बस मैडम। मंडे को करेंगे हम सीए ओवरी एपिथीलियल, ट्यूसडे को नॉन एपिथीलियल, और बुध को करेंगे हम बॉर्डर लाइन। ठीक है। थर्सडे को हम सरप्राइज रखेंगे। थर्सडे और फ्राइडे ओके मैडम। सरप्राइज रख लेंगे। ठीक है। ओके मैडम। कोई भी आ जी। सकता है, बिनाइन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जी ठीक है। मैडम, बहुत शुक्रिया पैथोलोजेंस मैडम। वाले भी हो जी। सकते हैं। मैडम मेरा एक जी। एक रिक्वेस्ट है। मुझे ना भूल जाता बार बार, ये जो डायबिटीज में हमने इंसुलिन की रिजीम सेट करनी होती है ना, तो हम्म। मैं उसको किस गाइडलाइन से पढूं? मैं चाहती हूँ मैं एक को पक्का याद कर लूं ताकि मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो, वैल्यूज की भी। एसओजीपी वाली याद कर लो बस, रिजीम। मैं भेज ठीक है देती हूँ मैडम। तस्वीर। मैडम मुझे बार बार भूल जाता है वो, और जब मैं किसी कैसे को भूल डायबिटीज का जाता है? केस फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 0.7, सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर 0.8, नहीं मैडम, वो 0.9। जैसे ये तो हम कर लेते हैं, वो बताते हैं ना कि अच्छा कैसे स्टार्ट करेंगे, अच्छा फिर अगर उसकी फास्टिंग खराब आई है तो कौन सी वाली बढ़ाओगी, ये वाली जो बातें हैं, जब इसका जो कॉन्सेप्ट। देखें, फास्टिंग खराब होगी तो आप रात वाली एनपीएच बढ़ाएंगी। ठीक हो गया मैडम। और अगर दिन वाली पोस्ट पेरेंडियल खराब हो रही है तो तो मॉर्निंग की उससे जो शॉर्ट एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग बढ़ाऊंगी। हम्म। और और मैडम इस तरह के एक दो सवाल थे कि कौन देखो सी ना, रिजीम अगर हम आप स्टार्ट शॉर्ट करें। एक्टिंग का 6 to 8 आवर्स है, दोपहर को खाने के बाद वाली खराब हो रही है तो दोपहर की जो शॉर्ट एक्टिंग है उसको बढ़ा दो। खाने से पहले वाली खराब हो रही है तो सुबह वाली शॉर्ट एक्टिंग कर दो। लेकिन जिसकी फास्टिंग खराब हो रही है उसका रात का एनपीएच बेहतर करना पड़ेगा। जिसकी पोस्ट ब्रेकफास्ट खराब हो रही है, जिसकी सॉरी डिनर वाली खराब हो रही है, प्री डिनर, उसकी जी। आप मॉर्निंग की एनपीएच बढ़ाएंगे। पोस्ट डिनर वाले की मैडम? प्री डिनर, प्री डिनर, प्री प्री डिनर। डिनर यानी रात के खाने से पहले जो खराब हो रही है मैडम, वो हम मॉर्निंग में कौन सी वाली दे रहे थे जो उसको? एनपीएच दे रहे हैं ना मॉर्निंग में भी, मॉर्निंग। जी जी जी, ठीक है वो उस ठीक पे है। एक्ट करेगी, और जो रात वाली एनपीएच है वो फास्टिंग पे एक्ट करेगी। इसको ठीक हो डॉक्टर गया। कुरत मैंने इस तरह याद किया था, वैसे एक दफ़ा हमें हॉस्पिटल में ही मैम ने बताया था कि देखें मतलब जब हम हमारी फास्टिंग वाली ख़राब हो रही है ना, तो इसका तो मतलब यही है ना कि हमारी जो रात वाली डोज है वो नहीं पूरी, हाँ। इसीलिए हमारी fasting खराब होगी। और पोस्ट पेरेंडियल हमारी हमेशा या तो हमारी कोई खाने से खराब होती है, या फिर हम्म। हम उसमें फिर मैं करने के लिए हमने जो शॉर्ट एक्टिंग है जो जिस टाइम पे, जैसे लंच के बाद वाली खराब है, तो फिर हम्म। हम लंच के टाइम ही जो दे रहे हैं और उसकी साथ थोड़ी सी डाइट एडजस्ट करेंगे और साथ में वो हम्म। करेंगे। हम्म। और जो एनपीएच का तो इसी तरह ही होता है कि रात को अगर खराब हो रही है तो सुबह वाली डोज को ठीक करेंगे तो होगा, और हम्म। अगर सुबह वाली खराब हो रही है तो फिर हम रात वाली डोज ठीक करेंगे, हाँ, ये क्योंकि एक मोटा सा जो उसूल है। उसका जो ठीक हो टाइम गया। होता है ना, वो इतना मतलब होता है ना 10 to मतलब 10 to 12 आवर्स जो का टाइम होता है। जी। और मैडम शॉर्ट एक्टिंग का 6 to 7 आवर्स? 6 to 8 आवर्स का होता है, हाँ जी। 6 to 8 आवर्स। और मैडम हम जो अपने वार्ड में रिजीम यूज कर रहे होते हैं उसको हम बायोफिजिक वाले बस देते हैं, हमने वो कैरल जे रिजीम नहीं यूज करनी। कैरल जे ही होती है ना, ये जो 0.8 0.9 वाली होती है। मैडम उससे तो हमने उसकी वो टोटल डोज कैलकुलेट कर ली, वो मैंने मुझे टोटल भूल जाता डोज है, मैं दोबारा कैलकुलेट देखती कर हूँ। ली ना, उसके बाद जो बायोफिजिक्स होती है वो यही होती है ना, 1/3 और 2/3, और नाइट पे हाफ हाफ। ठीक हो गया यही मैडम। बायोफिजिक है ना। वो तो आगे से, वो तो जो केयर केयर रिजीम है उसमें आपने डोज ले ली, डोज के बाद जी उस जी। डोज को आपने बायोफिजिक किया है। समझ बेसिकली आई? कैरल जे जो है जी, डोज कैलकुलेशन का प्रोसेस है। हाँ, वो तो डोज कैलकुलेशन है, उसके बाद आपने बायोफिजिक में उसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया मैडम। ठीक है। जी मैडम, थैंक यू। मैडम जी एक और फातिमा। क्वेश्चन मैं पूछूं? जी 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 पूछे। मैडम, ये पूछना था कि हम ये नहीं कि अब जैसे आपने डोज तो बता दिया ऐसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम बाईफेजिक कब स्टार्ट करेंगे, और बेसल बोलस रजीम यानी एक जो 3 दफा देते हैं बेसल, और एक ही याद बाईफेजिक जो रखो दो ना, दफा देते एक हैं? ही याद रखो बस। अच्छा, ये वो कह रहे इसका थे कि कोई हम बेसल फर्क? बोलस नहीं देते, मैं सॉरी भूल गई मैडम। ये हम्म। हम बेसल बोलस नहीं यूज करते ना? हाँ, ये हम नहीं, हम वो KRL रिजीम ही बस याद रखो। ठीक है, उससे फिर हम आप 2 टाइम देते कंफ्यूजन में हैं? नहीं जाएंगे। ठहरे, मैं आपको डायबिटीज की वो निकाल के दिखा देती हूँ।
और मैडम डोज कैलकुलेट कैसे करते हैं? अगर जिनके मेरे मुझे एग्जामिनर ने कहा था कि मतलब उसके ना लेवल ज्यादा आ रहे हैं और पहले से उसको इंसुलिन चल रही है, तो तुम कितनी डोज इंक्रीज करोगी? तो वो मैडम वो किस तरह वो करते हैं ट्राइमेस्टर डोज वाइज, इंक्रीज? 13 फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 0.7, सेकेंड ट्राइमेस्टर 26-28 वीक्स तक आपने 0.8 देनी है, उसके बाद आपने 0.9 करनी है, और 36 पे 1 कर देनी है। जी मैडम, वो कह रही थी चल रही है उसको इंसुलिन उस रजीम से, क्या मैंने बोला था कैरल जे रजीम से, तो उसने कहा था मुझे ये ना बताओ, मुझे ये बताओ कि उसकी मतलब वो ज्यादा 257 उसकी थी हर पोस्ट डिनर। 10 ग्राम इंक्रीज पे आप 1 यूनिट उसको इंसुलिन और ऐड हाँ कर सकते हैं। हाँ, उसके ये लिए इसका आपने ये फॉर्मूला है। करना है, फॉर ईच 10 मिलीग्राम तो रिपीट आपने करिए। 1 यूनिट बढ़ाना है। ओके मैम, थैंक यू मैडम। मैं सबको बता रही हूँ, डॉक्टर नरीन का मैसेज था कि डायबिटीज की मैनेजमेंट तुम लोगों को रात को भी कोई उठा के पूछे ना, जो जो सवाल पूछे तो तुम लोगों को आने चाहिए। डायबिटीज का केस आना ही आना है, और तुम लोगों की सबसे बड़ी नालायकी हो गई कि तुम लोगों को डायबिटीज ही मैनेज करना है। उस दिन से ना मुझे वो हॉन्ट कर रहा है कि मैं पढ़ती हूँ फिर भूल जाती हूँ, फिर पढ़ती हूँ फिर भूल जाती हूँ। नहीं नहीं, ये जो SOGP वाली गाइडलाइन है ना, इसको पढ़ लो। नजर आ रही है? जी मैडम जी, थैंक यू, ये मैं पढ़ती हूँ आज दोबारा। ये अभी ये नजर आ रही है आप लोगों को? ये देखो ना। जी मैडम। एक मिनट, इसमें इंसुलिन, ये ग्लाइसेमिक कंट्रोल ड्यूरिंग लेबर है। ये अच्छी लिखी हुई है बहुत। ये देखो ना, किस टाइम किस वीक पे क्या करना है, किस वीक पे क्या नहीं करना। ठीक है। और कंट्रोल लेवल्स आपके देख लो, मिलीमोल्स में भी लिखे हुए हैं, मिलीग्राम्स में भी लिखे हुए हैं। ठीक है। अ, जी मैडम। ये देखो, जी मैडम। ये नजर आया कि 1 to 13 वीक्स के ऊपर 0.6, ये कुछ लोग पॉइंट जी सेवन भी करते हैं इसको। 14 to 26 जो है 0.8, 27 से 37 तक ये 36 भी है, तो भी 0.9, और 36 से ऑनवर्ड जो है वो 1 है। ठीक है। और उसमें आपने टोटल इंसुलिन की डोज यहाँ से निकाल ली ऊपर से। उसके बाद जो टोटल इंसुलिन की डोज है, उसमें 2/3 मॉर्निंग में करनी है, 1/3 इवनिंग में। जो 2/3 मॉर्निंग में आपने की है ना, उसका 1/3 रेगुलर है और 2/3 NPH है। और शाम के टाइम आपने दोनों को हाफ हाफ करना है। ठीक है। जी ये मैडम। इंशाल्लाह हम जब दोबारा डायबिटीज करेंगे तो उसमें मैं ये दोबारा से आपको सारा कराऊंगी। ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे थैंक देखो ना, ये यू। बॉडी वेट के साथ कैलकुलेट करके पूरा बताया हुआ है। ठीक है, कि 60 kg का है, और वो 37 वीक्स के ऊपर है, तो 1 यूनिट पर kg है। और रफली हमने एवरी 10 जो मिलीग्राम इंक्रीज है ना, उस पे 1 यूनिट बढ़ा देना होता है रफली। ठीक है। जी जी मैडम। तो अब आपके टोटल डोज देखो, यहाँ पे आपकी 60 यूनिट है। 60 यूनिट का 2/3 कितना हुआ? 40। आपने 2/3 मॉर्निंग में कर दी 40 यूनिट। ठीक है। 40 यूनिट का 1/3 आप कितना होगा? 13 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो 13 आप उसको रेगुलर देंगे यूनिट, और 26 आप उसको NPH देंगे मॉर्निंग में। और रात में आपकी जो है वो 30-30 हो जाएंगे दोनों। ठीक है। जी बक आपकी 20 होगी ना यहाँ पे इवनिंग में, तो 20 में 10 आप रेगुलर देंगे और 10 आप NPH दे देंगे। ठीक है। जी मैडम। हम्म। तो ये इन्होंने यहाँ पे ये टाइट्रेशन और ये चीजें अच्छी बताई हुई हैं यहाँ पे। ठीक है। ये देखो, ठीक हो इफ फास्टिंग इज persistently हाई, द डोजेज ऑफ बेसल इंसुलिन NPH में बी इंक्रीज्ड, जो रात में है। और इफ एनी पोस्ट पेरेंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल इज हाई, देन इंक्रीज द डोज ऑफ बोलस इंसुलिन, इधर रेगुलर और जो भी आप एस्पार्ट दे रहे हैं, यूजली हम रेगुलर को बढ़ा देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फॉर एवरी 10 मिलीग्राम चेंज इन ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल वैल्यूज एज गिवन इन दिस, टाइट्रेट द डोज ऑफ इंसुलिन बाय 1 यूनिट। ठीक है। ये पूछना चाह रहे जी। होते हैं वो आपसे। जी और मैडम, एक ये इसके मैं अंदर नहीं होता है पढ़, मैंने नाइट स्मोक को बुक फिनोमिना। गई थी। स्मोक फिनोमिना क्या होता है? कि आपकी सुबह 3 बजे के करीब पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है। ठीक है। वो आप जी फिर मैडम। पेशेंट को कहते हैं आपने तहज्जुद के टाइम या 3 बजे उठ के एक दफा आपने अपनी जो है ना शुगर चेक कर लेनी है। ठीक है। और मैडम मेरी जो थी ना एग्जामिनर, वो डॉक्टर हलीमा थी, वो रेट जो है ना JPMC का, उसकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। तो उनके पास मेरा शॉर्ट केस था, उसमें जो था ऑप्स का, उसमें गायनी था, पेशेंट को कोमॉर्बिडिटी ना।
तो उन्होंने मुझसे ना पेपर के ऊपर ना पूरी 6 रीडिंग्स वाली डोज कैलकुलेशन करवाई थी। हाँ, मतलब मुझे दिया था पेपर और मुझे पेन दिया, कहने लगी ये लो मेरे से पकड़ो, भी यही अब हुआ इस पे था। लिखो सारी ऐसे ही सारी एफबीएस आरबीएस उन्होंने मुझे बताई। मतलब उन्होंने खुद मुझे सारी रीडिंग्स बताई एफबीएस आरबीएस की, और फिर उन्होंने कहा अब इसकी डोज कैलकुलेशन करो, कैसे करोगी। डॉक्टर आसिया, हमें भी लाहौर सेंटर में भी यही किया था उन्होंने। मतलब मैं देख रही हूँ चीजें सेम ही है। उसी टाइम हमारा हो रहा था ना लाहौर हम्म। सेंटर में। उसने मुझे यही दिया था ना, मुझे हम्म। लेवल दे दिया था, मुझे कहा था बताओ कौन सा लेवल इंक्रीज करोगे। उसने हाथ रख दिया था मेरे सामने, यूं करके उसने। मैं कंफ्यूज हो गई हाँ। थी उसके हाँ, अंदाज से ही। मतलब डोज कैलकुलेशन पे और उसमें ना उसी में ही मेरा सारा सारा हम्म। उन्होंने डायबिटीज का वावर दिया था, कोई वो बहुत डीप नहीं गई थी। मतलब हीमोग्लोबिन A1C और डोज कैलकुलेशन और डोज एडजस्टमेंट और ये सारी चीजें पूछी थी बस उन्होंने। चलें, ठीक है फिर इंशाल्लाह मैडम आपसे इसको मैम वो मिलेंगे। शेयर जो कर दें। गाय फिनोमेना आप बता रही थी, फिर उसमें दो वजूहात होती हैं मैडम, फिर उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करती हैं? किसमें? मैडम वो जो 3 बजे उसकी ब्लड शुगर बढ़ती है, एक वो कहते हैं वो कॉर्टिजोल की वजह से होती है, और एक वो डिक्रीज एनपीएच की वजह से होती है। हम्म। फास्टिंग के साथ उसको देखते हैं मैडम, मुझे वो बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है ये भी। चलें, वो हम डिस्कस इंशाल्लाह फिर कर लेते हैं, ठीक ठीक है है। मैडम। ठीक है मैडम। थैंक यू सो मच मैडम, हाँ, थैंक यू जज़ाकल्लाह। मैडम। अल्लाह मैडम हाफिज। इसको तो शेयर कर दें इसमें ना वो, क्योंकि तब मैं नहीं थी तो मेरे पास ये मैं कर नहीं है। देती हूँ, कर देती हूँ। थैंक यू सो मच मैडम, जजाकल्ला। अल्लाह हाफिज। मैडम